समझ ही नहीं आता। लेकिन आपकी हंसी सर, इसको ईश्वर हमेशा कायम रखे, आप इसी ताकत से आगे बढ़े। पहला छोटा सा अनौपचारिक सवाल यही है, हंसना बहुत कठिन है सर, और आज के दौर में तो और कठिन है जी। शरद जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब वर्तमान परिस्थिति हो, जिस परिस्थिति में आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी जगह चुनौतियां मिलती हैं। स्वाभाविक रूप से आप चुनौतियों का सामना हंसते हंसते जितने अच्छे से और सफलतापूर्वक कर सकते हैं, और गंभीर होकर यह सोच के कि ये सामने ये टास्क बहुत कठिन है, इसे पार कैसे करेंगे, तो उतना ही उस पर सफलता प्राप्त करने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए सभी जगह चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हंसते हंसते ही उनका सामना करना है। बिल्कुल सही है सर। और मैं एक चीज और फॉलो करता हूं, जो पर्सनैलिटी की आपकी चीजों को बताता है। आपकी हेयर स्टाइल से माफ कीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं, आपका जो हेयर स्टाइल है वो बताता है कि आप राजनीति को वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में लेते हैं, कि बहुत प्लानिंग नहीं। इसमें एक और राज की बात बता दूं कि मैं आईना नहीं देखता। आहा, वाह 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 वाह, ठीक बात है, ठीक बात है। आईना आपको देखता होगा सर। महेश कश्यप जी भी एक ऐसे लीडर हैं जिनके वक्तृत्व में बड़ी धार है, जिनके बोलने में बड़ी धार है, और एक ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी की रीति नीति और विचार और दृष्टि के बहुत मजबूत हस्ताक्षर हैं। बात के खिलाफ खुलकर बोलना, विश्व हिंदू परिषद में रहे तो उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर बोलना, और बस्तर में जैसा मैंने कहा उनकी छवि एक अद्भुत वक्तृत्व कला के धनी राज की है। महेश जी, एक युवा राजनेता के तौर पर आप राजनीति की राहों को कैसे देखते हैं? यहाँ फिसलन भी बहुत है, चमक दमक भी बहुत है, और तड़प भी बहुत है। इंतजार लंबा 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 होता चला जाता है, और कई बार कई बहुत उम्मीद से भरे और बहुत प्रतिभाशाली राजनेता हिम्मत हार देते हैं, और या तो वो अवसाद में चले जाते हैं, और या फिर कहते हैं कि राजनीति हमें रास नहीं आई, छोड़ आए हम वो गलियां। क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्ति का जीवन में हर क्षेत्र में फिसलन ही दिखता है, का नजर आता, फिसलन ही का आता है। और राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, फिसलन तो आएगा, और वो फिसलन से बच के हमको आगे बढ़ना ही सीखना पड़ेगा, और आगे बढ़ना ही, क्योंकि ये संसार का नियम है कि परिवर्तन संसार का नियम है। इसीलिए आदमी को उस समय के साथ परिवर्तन भी होना पड़ेगा, और जो फिसलन है उस फिसलन से आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे एक प्रकार से इस उम्र में मुझे, जैसे बस्तर के लोगों ने, और खासकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी के नेतृत्व, केंद्र के नेतृत्व ने मुझे बस्तर के सांसद का प्रत्याशी बनाया, और बस्तर के सभी मतदाताओं ने, सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर सांसद बना के भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। तो मैं कोशिश करूंगा उस फिसलन से बचते हुए उस नेतृत्व का, जो मेरे ऊपर जो उनका दिव्य दृष्टि पड़ा है और मुझे उस योग्य समझा है, तो उस फिसलन को पार करते वहां तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। वाह, तालियों से स्वागत होना चाहिए सर। किरण जी, 2015-16 के आसपास एक पत्रकारों का डेलीगेशन मध्य प्रदेश के दिल्ली में प्रधानमंत्री से हम लोग मिले, और वहां हमने उनसे पूछा कि उनका मोटिवेशनल काम बड़ा जबरदस्त है, मोटिवेशनल एलिमेंट उनका बड़ा जबरदस्त है। तो हमने उनसे पूछा कि साहब आपका कम्युनिकेशन कैसे रहता है? तो उन्होंने बड़ी प्रेरक बात बताई कश्यप जी। उन्होंने कहा, जब तक मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, जब तक मैं टेलीफोन उठाता था। आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री फोन उठाता है। बोले एक दिन रात को उसका फायदा क्या हुआ मुझे, ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, हम करीब 10-12 पत्रकार थे। उन्होंने कहा रात को 2:15 बजे मेरा फोन बजा,
मैंने फोन उठाया, जैसी मेरी आदत है, तो उधर से एक कार्यकर्ता था, उसने कहा, बोले मोदी जी मेरे को पहचाना आपने, मेरे घर भोजन करने आए थे आप 10 साल पहले। बोले मैं थोड़ा झुंझलाया कि रात 3 बजे ये बताने के लिए मेरे को फोन कर रहे हो कि मैं खाना खाने आया था आपके यहाँ। बोले नहीं नहीं, इसके लिए नहीं फोन किया, मेरे घर के पास कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ है। बोला मेरी नींद उड़ गई कि, मैंने कहा क्या भाई, कैसा धमाका हुआ है, कोई टेररिस्ट, क्या कैसा लग रहा है? बोले नहीं नहीं सर, रेलवे स्टेशन है मेरे घर के पास, कोई ट्रेन दुर्घटना हुई है ऐसा लगता है। मोदी जी ने कहा मैंने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया तो उनको पता नहीं था, डीजीपी साहब को लगाया, उनको भी नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि 3:15 बजे तक मेरे पास सूचना आ गई थी तो मैं 5:30 पौने 6 बजे सुबह खुद घटना स्थल पर पहुंच गया था और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के रात शाम के पहले पहले वहां सब कुछ ठीक कर दिया और घायलों को भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो कम्युनिकेशन का फायदा ये होता है। राजनेताओं से सर कई बार ये बात कही जाती है कि पद और उच्चता बढ़ती है तो कम्युनिकेशन कमजोर होता है। आप कम्युनिकेशन को किस तरह देखते हैं, किस तरह लोगों से जुड़ाव बनाए, क्योंकि ये आसान भी नहीं। देखिए, मूलतः मैं भी संगठन का ही कार्य करता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति के क्षेत्र में 3 चीजें बहुत आवश्यक है। पहली बात तो संवाद, दूसरी बात समन्वय और तीसरी बात प्रवास। तीनों को अगर आप देख लें तो तीनों के साथ कम्युनिकेशन मिक्स होता है। अभी आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विषय रखा, एक छोटी सी बात मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आप किसी जगह पे पहुंचते हैं, मोदी जी की तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती, स्वाभाविक है, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और विश्व के जो सर्वाधिक लोकप्रिय स्तर पे हैं ऐसे नेता, तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं सब कारणों के कारण है। 2 दिन पहले मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी। नॉर्मली लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूं तो कार्यकर्ता ही हूं। कभी किसी तो एक दिन की घटना है 2 दिन पहले की रात को लगभग 12 बजे तक मैं मिलना जुलना करता हूं कार्यकर्ताओं से, चाहे रायपुर हो, जगदलपुर हो या कहीं प्रवास में हो तो किसी जिले में भी हो। तो उसके बाद जब सब कुछ छुट्टी हो जाता है तो इत्मीनान लगता है, जब सोने जाते हैं 1:30 बज जाता है। 2 बजे परसों ही मुझे एक ऐसा फोन आया, तो सो चुका था मैं, तो 2 बजे का फोन थोड़ा डरा देता है कि क्या कोई घटना घट गई, क्योंकि ऐसे समय तो सारे सब सो ही रहते हैं, तो जरूर कोई इमरजेंसी में ही आपको कॉल करेगा, कोई दुर्घटना ना हो, किसी कार्यकर्ता के साथ कुछ ना हो करके। मैंने फोन उठाया तो सो चुका था, फिर नींद खुल गई, फोन उठाया तो सामने अपने एक कार्यकर्ता है, नेता भी हैं हमारे, वो बोले कि मैं घबरा गया, मैंने क्या हुआ इतनी रात को फोन की, क्या बात है? तो बोले मैं आपके घर के सामने खड़ा हूं दरवाजे में। तो वेरी गुड, गए, उठाया, उनको खोला, मिले, बात की, कैसे आए? बस मैं जा रहा था, एक्चुअली मैं ही इज फ्रॉम बस्तर, तो मैं आगे जा रहा था तो आपसे मिलते हुए चले जाऊं। तो राजनीति का क्षेत्र, सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातें होती रहती है। बस यही है कि हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि अगर कोई भी, न सिर्फ हमारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि और भी कोई सामान्य परिस्थितियों में किसी समय भी आपको फोन कर सके तो उसको अटेंड करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और अगर कोई समस्या है तो हम उस समस्या को सुलझाने में अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, उतनी दूर तक जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने, और मैं, जो भाई साहब आए थे रात 2 बजे, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन भाई साहब ऐसा मत किया करिए कि 2 बजे आप ऐसा कर रहे हैं जैसे शाम के 6 बज रहे हैं। भाई साहब मिलने चला आया, 2 बज रहे थे, नींद आ नहीं रही थी, घर के सामने से निकला तो मुझे लगा भाई साहब को प्रणाम करता हुआ चलो, भाई साहब तो जगते ही हैं 2 बजे तक, 3 बजे तक। भाई साहब ऐसा मत करिए। मैं आपको एक और छोटा किस्सा बताकर कश्यप जी की तरफ, एक लोकसभा चुनाव में मैं बीजेपी के ही संयोग से, वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, मेरा डिनर उनके यहाँ था। अब आपको मालूम है चुनाव में रात को 12 से 1 बजते हैं घर लौटने में, कई बार 3-3 बजते हैं। तो सर मैं रात 12:30 बजे उनके घर पे था, उनका इंटरव्यू हो गया और हमारे लोकल साथी जो थे वो भी साथ में थे, जिन्होंने अरेंज किया था कि सर उसके बाद डिनर होगा आपका।
अब वो भूल गए, चुनौती होगी। अब मैं बैठा रहा क्योंकि 12:30-1 बज गए थे, तो मैंने कहा कि बात खत्म हो गई। मैंने कहा सर तो और कैसा चल रहा है? बस सब बढ़िया है, अच्छी तैयारी है। मैंने कहा खाने का तो पूछा ही नहीं इन्होंने। तो मैंने कहा मुश्किल है, चलो। तो मैंने साथी की तरफ थोड़ी अप्रिय दृष्टि से देखा। मैंने कहा तुमने मरवा दिया आज, अब ढाबे में भी खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर, हम आज्ञा लेते। हाँ हाँ शरद जी बिल्कुल। अब वो लोकल चूंकि वो दबाव में था तो फूट पड़ा, बेचारा पीड़ा से बोले सर आपने तो डिनर के लिए बुलाया था। अरे बाप रे, मैं भूल गया। अब वो घर के अंदर गए और रात के 1:30 बज रहे होंगे, 1, 1:15 बज रहा था। उनकी पत्नी की बहुत नाराज आवाज मेरे पास आई, अब क्या हम खाना बनाएंगे रात को 1 बजे? अरे मुझे तो और काटो तो खून नहीं। मैंने कहा भागो भाई अब तो जल्दी से यहाँ, इससे ज्यादा बेचारे ये भी परेशान और अपन भी परेशान। तो मैं तीर की तरह दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया मुझे। बोले नहीं नहीं शरद जी कैसे जाएंगे आप तो वैसे भी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण भूखा कैसे जाएगा? तो रात साहब 2 बजे हम सर झुकाए, वो भी सर झुकाए हुए। प्रेशर कुकर की सीटी बज रही थी, पराठे सिक रहे थे और बैगन की सब्जी थी, मुझे आज भी याद है, और पराठे थे बस। लेकिन आप राजनेताओं की हार्डशिप को समझिए साहब, ये मत समझिए फूलों की सेज है। कश्यप साहब मुझे ये समझाइए जरा कि हम जिस विकास की राह पर है अब बस्तर, कैसे इसको और तेज करना है? किन चीजों को आपने बस्तरिया होने की वजह से बहुत नजदीक से देखा और समझा है? जो चुनौतियां हैं वो अब तेजी से कम हो रही हैं, खासतौर से नक्सल समस्या की मैं बात करूं, और बस्तर अपनी पहचान बहुत 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 तेजी से आगे बढ़ा रहा है। क्या कहेंगे और क्या किया जाना चाहिए? निश्चित ही बस्तर जिला, क्योंकि केरल राज्य से बड़ा, बेल्जियम इजराइल जैसे बड़ा क्षेत्रफल का बस्तर के नाम से पहचाना जाता रहा है। और एक समय ऐसा भी था जब 2000 से पहले मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, तो वहां से कोई भी अधिकारी कर्मचारी को बस्तर भेजा जाता था तो ऐसा सुनने को मिलता था कि बस्तर नहीं जाना है, काला पानी की सजा की तरह है। एक ऐसा भी बस्तर था और वो सुनते थे हम। लेकिन जैसे ही 2000 में आदरणीय हमारे सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, वो राजनीति से ऊपर उठकर और हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, और दुर्भाग्य से एक अलग पार्टी, विपक्षी पार्टी का सरकार बना, लेकिन उन्होंने भी काम किया। लेकिन 2003 से लगातार, खासकर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो बस्तर का विकास का बहार बहने लगा, और आज जो चीज देखते हैं हम, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जी, जो भी मूलभूत सुविधाओं का कहीं ना कहीं 15 साल में वो हुआ है। लेकिन उसके बाद भी आज हमारे अंदरूनी क्षेत्र में, हम कल बीजापुर सुकमा क्षेत्र के दौरे में थे, आज भी उन गांव में स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ना उसका किसी भी प्रकार का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और उस स्थिति में, उस अवस्था में जीने को आज मजबूर है। लेकिन एक चीज और भी मैं सोचता हूं कि हम आजादी के 77 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। अगर आज उस चीज से वंचित हमको रखा है, किसने रखा? भाई हमारे यहाँ के लोग, जब से हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, हमने हमारा जनप्रतिनिधित्व तो लगातार बेचते रहे, लेकिन इस चीजों से वंचित हम कैसे हैं और कौन इसका जिम्मेदार है? हमारे यहाँ जैसे हमारा जो क्षेत्र है, जल, जंगल, जमीन, भू संपदाओं से, लोह संपदाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। हमारा बैलाडीला का लोहा 1966 से लगातार जापान के साथ समझौता हुआ जा रहा है, और उसके लिए स्पेशल रेल लाइन बिछाया गया। लेकिन मुझे कभी कभी मैं सोचता हूं, उस रेल लाइन में, इतने बड़े रेल लाइन में बस्तर के अपना जो खनिज संपदाओं के लिए बनाया गया, लेकिन उस रेल लाइन में हमारे बस्तर के लोग आज भी एक भी नहीं मिलते हैं, कोई भी बड़े पोस्ट में, बड़े पदों में ना। एनएमडीसी के जो एनएमडीसी के प्लांट उसमें भी नहीं दिखते हैं। तो और उस इतना बड़ा जो लोह के से अपना बैलाडीला से, जिसका सीएसआर का मद है, डीएमएफटी का मद कहाँ उपयोग होता रहा पता नहीं, और आज भी हमको जो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार मिलना था, नहीं मिला। जैसे रेल की बात करें, मैं ये चीज हर जगह बोलता हूं, आज हम लोग, हमारा राजधानी तो जगदलपुर, रायपुर पास हो गया, लेकिन जब एक समय मध्य प्रदेश था, तो यहां अगर मुख्यमंत्री को हमारे कुछ काम से जाना पड़ता तो क्या स्थिति रहा होगा। तो लेकिन आज भी हम यहां से रायपुर जाते हैं तो हमारे गांव के कोई बच्चे, स्कूल पढ़ने का वाले स्टूडेंट हो, जो कोई भी कोई किसान हो, मजदूर हो, तो उसको 10 से 15 हजार 4 व्हीलर वाहन का परिवहन का व्यवस्था करके जाना पड़ता है, और 10 से 15 हजार रुपया खर्च का वाहन करना पड़ता है, और उसमें भी कहीं भी एक्सीडेंट या कुछ भी दुर्घटना होने की संभावना बना रहता है। अगर रेल लाइन होता
तो हम लोग मुश्किल से 200-400 रुपया में रायपुर से यात्रा करके आज सुरक्षित आ सकते थे, लेकिन आज भी हमको नहीं मिला। इस प्रकार से बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से हमको वंचित रखा। इसका जिम्मेदार कुछ लोग हैं, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो गारंटी पे गारंटी देने वाले हमारे बस्तर के लिए उन्होंने बहुत चिंता किया। और अभी जैसे हमारा दिल्ली राजरा रेल लाइन हमारा रावघाट तक आ चुका है, आने वाला समय में रावघाट से जगदलपुर भी आएगा। इसके अलावा कल मैं हमारे जिला सुकमा बीजापुर जिला में बैठा था, तो एक समीक्षा बैठक था और उसमें हमको बताया गया जो टेकलगुड़ा के आगे, सिलगर के आगे कावड़ गांव, जहां के बच्चे आज भी कुपोषित है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, तो वहां तक हमारे आईजी साहब के नेतृत्व में वहां तक हमारे कैंप स्थापित हुआ, वहां तक रोड बन रहा है। अभी दुर्भाग्य से एक छोटा सा घटना भी, वहां एक एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन वहां तक रोड बन रहा है, वहां को बच्चों को पोषण आहार के दृष्टि गर्म भोजन मिल रहा है। इस प्रकार से हमारे डबल इंजन का सरकार के माध्यम से वहां तक पहुंचा रहे हैं। और अभी नियत नेलारान योजना के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक हमारा, क्योंकि पार्टी का सिद्धांत है अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, तो आने वाला समय में आप देखेंगे बस्तर में हमारा आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में साय लगातार काम बढ़ रहा है। हमारे मोदी जी का गारंटी हमारे साथ है और बस्तर का विकास आप देखेंगे 5 साल के अंदर, 15 साल में जो दिखा, 5 साल में जो बस्तर को और 15 साल का, तो ये निश्चित ही हमारे लिए चुनौती भी है और उसको हम सामना भी करेंगे और उसको पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। मुझे एक ऐसे जनप्रतिनिधि भी इनमें नजर आते हैं जिनमें इस बात का आक्रोश भी है। ये बहुत जबरदस्त बात है कि हमारे संसाधनों का वास्तविक रूप से लाभ क्या बस्तरिया को मिला है। सर, मैं देख रहा था आपने बहुत शालीनता से, लेकिन आप अपने को रोक नहीं पाए कि जिन चीजों को बस्तरिया को मिलना चाहिए उन चीजों की बात आपने की। और यही सच्चाई होनी चाहिए कि ये नहीं है कि आप सत्ताधारी दल के सदस्य हो जाएं तो उन चीजों से आप थोड़ी सी आंख अपनी फेर लें। ये सब हरा हरा ही नजर आना शुरू हो जाना चाहिए। आपके भीतर आक्रोश भी है इसका कश्यप जी, और उसको बहुत सहेज कर रखिएगा, बहुत उसको बहुत आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ये चीज लोगों के लिए बहुत जरूरी है। किरण जी, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि संवाद, समन्वय और प्रवास, ये विकास के लिए भी बहुत जरूरी है कि राजनेता पहुंचे, संवाद करे जनता से, समन्वय यानी तंत्र के साथ उसका समन्वय विकास के लिए बहुत समर्पित हो, और प्रवास राजनेता का और अधिकारियों का ऐसा हो कि वास्तविक फीडबैक लेके योजनाओं में जो परिवर्तन करने हैं वो किए जाए। आप कैसे देखते हैं बस्तर को बदलते हुए? मैंने कई बार इस बात को कहा है, आप देख लीजिए शनै शनै बस्तर भी करवट ले रहा है। विकास की गति, अब देखिए, अब ये इनक्लेव में अगर मैं बोलूं तो ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं होगी, लेकिन जैसा कि महेश जी ने बताया, अभी 15 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उस समय जिस तेजी के साथ डेवलपमेंट हुआ, छोटे छोटे जिले बने, सुकमा जिला, पहले दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर एक हुआ करता था, सुकमा जिला बना, बीजापुर जिला का गठन हुआ, उसके बाद नारायणपुर हुआ, कोंडागांव भी बाद में ही बना, उसके उसी समय उसी काल में। तो छोटे छोटे जिलों को निर्माण कर कर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वहां पे एक समय हुआ करता था। महेश जी जो उन्होंने जो कहा उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे याद है बीजापुर से जिला कलेक्टर से मिलने के लिए बीजापुर से जब लोग आते थे तो क्या परिस्थितियां होती थी। उस समय की बात कर रहा हूं जबकि ट्रांसपोर्ट का उतना आना जाना ये सुविधा भी बहुत कमी थी। तो धीरे धीरे सड़कों का निर्माण चालू हुआ इन 15 वर्षों में। हमारी चाहे इंद्रावती नदी का पुल हो, चाहे हमारी शबरी नदी का हो, इस तरीके से जब, क्योंकि हमारा ये उड़ीसा और महाराष्ट्र और सारा बॉर्डर एरिया है हमारा, तो मेरा ये मानना है कि विजन के साथ उन 15 वर्षों में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आप देख लीजिए जाऊंगा का हमारा जो शिक्षा का एजुकेशन हब है, सुकमा को देख लीजिए, मैं प्रॉपर सुकमा से बिलोंग्स करता हूं। सुकमा को भी तेजी से बदलते हुए जाना कम होता है, लेकिन जब नए जिलों का स्वरूप बदलते हुए देखे तो वहां के लोगों को वो सारी सुविधाएं अपने पास मिलनी चालू हो गई।
उसका विकास हुआ। जो गांव थे वो कस्बों में परिवर्तित हुए, कस्बे थे वो शहरों में परिवर्तित हुए। वहाँ जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, वहाँ पर चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या अन्य डिपार्टमेंट जो हो, तो जैसे जैसे इन 15 वर्षों में जो डेवलपमेंट उस समय हुए, वास्तव में बहुत काम हुआ। बस्तर को फोकस करके हमेशा से, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते या कार्यकर्ता के नाते ये बात कह रहा हूं, जनता भी इस चीज को महसूस करती है। सबसे मूल आधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो ये सारी चीजें इसी में समाहित है। सबको साथ लेके सारे क्षेत्र का विकास बिना भेदभाव के। कोई दिक्कत नहीं है कि दूसरे दल के विधायक हों, दूसरे दल के हमारे सांसद, दूसरे दल के जनप्रतिनिधि हों या जैसा भी हो, लेकिन क्योंकि जनता वहां पर निवास करती है और जनता का विश्वास पर खरे उतरना इन 15 वर्षों में, और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार हो और अभी का मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, मैं 5 वर्ष बीच का नहीं बोल रहा हूं, मर्यादा को रख रहा हूं मैं। अभी 6 महीना देख लीजिए आप, 6 महीना हम 100 दिन की रफ्तार को देख लें तो जिस तेजी के साथ हमारे बहुत ही मुख्यमंत्री जी बहुत सरल, बहुत सहज, मृदुभाषी हैं और साथ ही साथ लंबा राजनीतिक अनुभव है उनको। केंद्र में मंत्री, कई बार सांसद, हमारे 3 बार जिला प्रदेश के अध्यक्ष, ऐसे विधायक के नाते, तो उस अनुभव का निचोड़ इन 6 महीनों में देखने को मिलेगा आपको। और बहुत द्रुत गति से, और जो विकास ठप सा हो गया था वो फिर से पटरी पे दौड़ पड़ा है। कई योजनाएं, और मैं उनको यहाँ गिनाऊंगा नहीं, लेकिन डेवलपमेंट को लेके मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि हमारे सामने आदर्श हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो कमी खामी, जो कमियां हैं जिस पर और फोकस करने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल, मूलभूत बुनियादी आवश्यकताएं जो बस्तर वासियों को, बस्तर के निवासियों को जिसकी आवश्यकता है, और उस पर बहुत तेजी से वर्कआउट हो रहा है और उस पर काम भी हो रहा है, योजनाएं भी बन रही हैं। क्योंकि ये बात सही है कि चाहे अविभाजित मध्य प्रदेश को ले लें या अभी भी ले लें, तो बस्तर हमारे खनिज संपदाओं से लेकर या वन की जो हमारी जो जिसे बोलते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेकर, लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ या अविभाजित मध्य प्रदेश, मैं बोलता हूं कि देश में सर्वाधिक अगर कहीं पे संभावना है तो बस्तर में। बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की, और आपकी एक चीज के लिए मैं जरूर चाहूंगा कि आपकी तालियां होनी चाहिए। इन्होंने बहुत मेरी तरफ बड़े गौर से देख के एक बात कही थी, आप नोट कर पाए होंगे। वो बात ये थी कि मैं 6 महीने की बात करूंगा, मर्यादा को रख रहा हूं। देखिए, ये चीज आज की राजनीति में क्वेश्चनेबल है, मुझे कहने में संकोच नहीं है, ये सवालों के घेरे में है, मर्यादा और नैतिकता। सर, एक थोड़ा अलग हटके सवाल है किरण जी आपसे, लेकिन मुझसे कहा गया है, लोग अक्सर कहते हैं कि ये सवाल पूछिएगा बीजेपी से। बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि उन्होंने कहा, शरद जी, बीजेपी जब भी सत्ता में आएगी पुल पुलिया बनेंगे, विकास बड़ी तेजी से दौड़ेगा, लेकिन हम इंडिविजुअल काम में थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं। कोई व्यक्ति आएगा, कहेगा मेरे बच्चे के लिए ये कर दीजिए, तो हम कहते हैं ये तो हमने अपने बच्चे के लिए भी नहीं किया। उन्होंने बड़े सहज रूप से ये बात कही। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि अगर बीजेपी ये भी समाहित कर ले अपने भीतर, ये नैतिक अनैतिक तो देखना ही होगा इसमें कि कितना है, लेकिन क्या ये सही बात है कि बीजेपी विकास में इतनी तेज दौड़ने की कोशिश करती है कि कई बार लोगों के व्यक्तिगत कामों की तरफ, जनता के व्यक्तिगत कामों की तरफ, मैं उपेक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, जनप्रतिनिधि कभी इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन क्या इस तरफ और तवज्जो की दरकार होनी चाहिए? देखिए, दोनों अलग अलग विषय हैं, बिल्कुल जुदा विषय है दोनों। सरकार में रहते हुए सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ और जो उसकी योजनाएं हैं सरकार की, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से, निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास की दृष्टि से हो, और क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं को शामिल करते हुए, उसमें कई सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैंने पहले कहा डेवलपमेंट हो,
पेयजल व्यवस्थित करने का मामला हो, उसकी सुनिश्चितता तय करने का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, सारा चीज समाहित उसमें। और जहां तक इंडिविजुअल होता है, आप यकीन मानिए इंडिविजुअल के लिए भी बाध्यताएं हैं निश्चित रूप से, लेकिन हम लोग अभी फेस करते हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष विधायक के नाते, आप सांसद के नाते, या अन्य जनप्रतिनिधि के नाते, नगर निगम, सबकी अलग अलग प्रतिबद्धताएं। थोड़ा सा सेक्टर चेंज तो हुआ है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मेरे घर के सामने से सड़क चौड़ी और 4 लाइन जा रही है, तो ऐसा नहीं कि उसका लाभ मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि सड़क जा रही है, लोग आएंगे जाएंगे, मुझे क्या मिला, तो इसको समझना पड़ेगा। और जहां तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का मामला हो, मैं आपको बताऊं, मैं उदाहरण के साथ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये हमारी ड्यूटी में भी शामिल है, और सभी जनप्रतिनिधियों के, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे वो भी हों, जितना बन सके, अगर कोई वंचित परिवार है, किसी को आवश्यकता है कहीं पे, हम लोग भी बात करते हैं समय समय पे, बीच बीच हम कलेक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं, एसपी साहब से भी बात करते हैं, ये कैसे होगा, इसको किस तरीके से, कई ऐसा वंचित परिवार है जिसको शिक्षा में उसके बच्चों को अगर कहीं पे परेशानी हो रही है तो उसको किस तरीके से सुविधाएं दिलाएं, स्वास्थ्य को लेकर मामला रहता है तो हम कैसे उसको मदद कर सकते हैं। ये तो एक जनप्रतिनिधि के नाते और चयनित जनप्रतिनिधि के नाते ये तो बहुत ही आवश्यक अंग है, और जितना दूर तक जाना है इसमें, उतना दूर तक जाने का हम सब प्रयास करते हैं। मैं अपने आप को अकेला नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं सभी को, चाहे सांसद जी हों, चाहे हमारे पार्षद हों, निगम में हमारे हों, ये कोई मैटर भी नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस या अदर, कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से जितना मदद कर सकें, और भावनाएं प्रबल होनी चाहिए। किसी को सुविधा, शासन की सुविधा हो, प्रशासन के तरफ से कुछ हो, या हम व्यक्तिगत तौर पे भी किसी को, हमारे से कोई किसी प्रकार से किसी को कोई लाभ हो सके, जो जिसकी वो उम्मीद से आया हुआ है, निश्चित रूप से वो करना चाहिए और करते भी हैं उसमें। जी, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि नजरिया व्यापक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कश्यप साहब, मेरे एक मित्र जिन्होंने इजराइल का दौरा किया था, वो लौटे तो बता रहे थे कि वो वहां कॉफी हाउस में थे, तो एक कोई मिसाइल जैसा एलिमेंट ऊपर से निकल के गया, तो वो घबरा गए, बड़ी तेज आवाज हुई, और उन्होंने अपने मेजबान की तरफ देखा, तो उन्होंने कहा ये सब होता है, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसमें नुकसान नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, चलने दीजिए। बस्तर के लिए एक चुनौती ये भी बना कि यहाँ नक्सल का एलिमेंट जो था, उसका प्रचार, दुष्प्रचार ज्यादा हुआ, और उसने बस्तर की छवि को सर काफी मुश्किलों में डाला। आपको कहीं अगर हो तो जी 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 बताइएगा। बिल्कुल सको कि मैं एक राजनेता के दायित्वों को बहुत अच्छे से समझता हूं कि बहुत सारे कमिटमेंट्स रहते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप उन कमिटमेंट्स को लेकर कहीं, जी आप सहज रूप से, क्योंकि मैं जानता हूं आप फ्री फ्लो बैटिंग वाले हैं जी। जब तक आपके पास समय है तब तक मेरे पास। आहा, क्या बात है, वाह, और तालियां तो हो साहब, क्यों बस्तरिया, इसमें क्यों प्रशंसा करने में आप लोग क्यों पीछे हटते हैं जी। तो ये मैं चाह रहा था कि कश्यप साहब, क्या आपको लगता है कि अब नक्सल पर हम उस तरह से बात ना करें, मीडिया हो, प्रशासन हो? आज मैं देख रहा हूं कि सर हैं, सुंदरराज जी से बात हुई मेरी, शलभ जी से बात हुई, विजय जी से बात हुई, मुझे लग रहा है कि है नहीं, जो चीजें बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें बस्तर के विकास की बात करनी चाहिए, बस्तर के शिल्प की बात करनी चाहिए, बस्तर के युवा के कला कौशल की बात करनी चाहिए, बस्तर में IIT आना चाहिए, इस पर हम बात करें, थोड़ा कहने का नैरेटिव बदले अब हम बस्तर को लेकर। जी, निश्चित ही, जैसे बस्तर के बारे में पूरे दुनिया में आज जो एक तस्वीर प्रस्तुत किया जाता है, जिस प्रकार से बस्तर को लोग अलग नजरिए से देखते हैं, अभी के समय में हमारे बस्तर में NIT से लेकर IT और बहुत सारे विकास के आना चाहिए, लेकिन हमारा बस्तर सिर्फ सीमित जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा नहीं है। हमारा बस्तर वो आज अबुझमाड़ भी है, हमारा बस्तर वो गंगालूर भी है,
वो सीलगेर भी है। और आज जो जिसके कारण जो आपका जो मतलब कहने का मतलब है, जैसे इजराइल के आप उदाहरण देके बता रहे थे, आज इजराइल जिस प्रकार से संघर्ष करता है, हमारा देश भी उतना सक्षम अभी है। जैसे जम्मू कश्मीर में एक समय पत्थरबाजी होता था, आज बंद हो गया। पूर्वोत्तर में जो हिंसा था बंद हो गया, और निश्चित ही आने वाले समय में बस्तर में भी शांति स्थापित होगा। लेकिन हमारे लोगों के द्वारा कभी फर्जी मुठभेड़ बता करके हमारे पुलिस के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर प्रश्न खड़ा कर देते हैं, कभी निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाया जाता है। मेरा एक कहना है इसमें, आज हमारे यहां जब जीरम कांड होता है, हमारे बड़े बड़े नेताओं का शहादत होता है, और उसके बाद उस क्षेत्र से, मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहीं से एक हमारा नेता मोटरसाइकिल लेके भाग जाता है और उसी क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतता है। और उस क्षेत्र में के लोग आज भी बेवजह रोज गोली खा रहे हैं, रोज जेल जा रहे हैं, और इसके गोली खाने वाला भी हमारा भाई है, जेल जाने वाला भी हमारा भाई है, और जो गोली मारने वाला भी कहीं ना कहीं बस्तर का हमारा भाई है। लेकिन इसको 3 भाग में बांट दिया गया है, और 3 रूप में हमारा लोगों का देखने का नजरिया है। एक नजर से नक्सली देख रहे हैं, एक नजर से पुलिस का आदमी देख रहे हैं, एक नजर से नक्सली देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा समस्या है, और मैं समझता हूं ये समस्या अगर यहां से समाधान हो जाए, बस्तर आने वाला समय में आप देखेंगे, हम जिस हमारे मोदी जी का कल्पना है 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना, उस विकसित राष्ट्र का कल्पना सिर्फ दिल्ली, बंबई, जगदलपुर के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे अंतिम गांव तक होना चाहिए, हमारे अंदरूनी लोगों को लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए जिस प्रकार से कुछ लोग हमारे निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ इस प्रकार जो प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं, इसीलिए हम सबको राजनीति से ऊपर हट के बस्तर के विषय में, बस्तर के मुद्दे में हमको एक होके अपना एक साथ लड़ाई लड़ना चाहिए। और मैं तो कभी कभी बोलता हूं, आपके मीडिया के लोग पूछते हैं कि इस प्रकार आरोप लगता है, भाई जो लोग ऐसा बता रहे उनको पूछिए कि कौन है नक्सली, वो वेरीफाई करके दे, वो आइडेंटिफाई करके दे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। तो इस प्रकार से एक बस्तर का छवि अलग अलग तरीके से जो दुनिया में प्रस्तुत करके रखा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, हमारे यशस्वी गृह मंत्री ने स्पष्ट, केंद्रीय गृह मंत्री ने कह दिया, उन्हें आश्वासन दे दिया यही जगदलपुर में आके कि हम 3 साल में बस्तर में शांति स्थापित करेंगे। और शांति स्थापित करने के लिए क्या करना है वो आंतरिक मामला है, और हमारे यहाँ के गृह मंत्री ने तो ये भी कर दिया, प्रस्ताव भी रख दिया कि आप बातचीत को भी तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार से अगर प्रोपेगेंडा करके वो करते रहेंगे तो उसके लिए भी अंतिम विकल्प वही बचता है, साम दाम दंड भेद का नीति अपनाना और उसका समाधान करना। तो इसीलिए ऐसा समय भी आएगा, और हम बस्तर के लोगों का जो अपेक्षा है, जो आने वाला समय बस्तर को जिस तरीके से देखना चाहते हैं, हर व्यक्ति का इच्छा है, हर अंदरूनी क्षेत्र, अभी मैं लगातार दौरा चल रहा है, एक तरफ प्रस्तुत किया जाता है कि सिलगेर के लोग कैंप नहीं चाहते, लेकिन सिलगेर का सरपंच, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, हमारा सरपंच है, हमारा पार्टी का है, वो वहां सिलगेर में आंदोलन में रहे और हमारा सरपंच वहां का है। लेकिन मजबूरी है, वही गांव वाले को आप फरमान जारी होता है कि आपको 2 दिन बचना है, बैठना है 5 दिन। लगातार मेरे पास आवेदन भी आ रहा है कि हमारे कैंप चाहिए, हमारे यहाँ कैंप चाहिए, हमारे यहाँ नेटवर्क चाहिए, उस क्षेत्र से, अंदरूनी क्षेत्र से। तो कुल मिला के जिस प्रकार से हम बस्तर को जैसा देखते हैं या जैसा प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए हमारे बस्तर के लोगों को कम से कम राजनीति से ऊपर उठ के इस मुद्दे में हम एक होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। निश्चित ही जो बस्तर, जो अंग्रेजों से मुकाबला करके हमारे बैलाडीला बताया जाता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा, जब बैलाडीला का लोहा खदान को हैदराबाद का निजाम के साथ बेचा जा रहा है, उससे भी बचा के रखा। ऐसे बहुत सारे योद्धा ने हजारों साल से सुरक्षित रेखा रखा। लेकिन अभी आजाद भारत में ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग को भी सोचने का जरूरत है, और इसमें सबको एक मंच में आके विचार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बीजेपी में ये बात हमेशा कही जाती है किरण जी की संगठन सर्वोपरि है, पहले राष्ट्र, फिर संगठन, फिर उसके बाद तीसरे क्रम पे सरकार। अब ये अलग बात है कि अभी उत्तर प्रदेश में यही बात मौर्य जी कह रहे हैं, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन संगठन के मुखिया के नाते आपकी एक बड़ी जवाबदेही ये भी है
कि आप जमीन पर लोगों की सोच और दृष्टि क्या है, इसे अपने राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। और मुझे लगता है कि जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, उसमें सघनता से ये तत्व मैं देख रहा हूं कि ये बात आप पहुंचाते ही होंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं, मैं बात थोड़ा सवाल का दायरा बड़ा कर रहा हूं, बात सिर्फ बस्तर की तो है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ भी 24 साल का इस समय कड़ियल युवक है, 24 साल इसकी उम्र है और अनंत संभावनाएं हैं इसमें। और राजनीति में दुर्भाग्य यह होता है कि एक सरकार कुछ करती है, दूसरी सरकार आती है, वो अपनी योजनाएं ले आती है, इन पे खूब बहस होती है। नवा रायपुर का विकास क्यों रुका, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की बात क्यों रुकी, इस पर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ओवरऑल छत्तीसगढ़ का एक डेवलपमेंट हो। और आपने जिस तरह बड़ी उम्मीद से बात कही कि मैं 6 महीने की बात करूंगा, सभी की भागीदारी होनी चाहिए इसमें, सभी को साथ लेकर आगे बढ़े। ओवरऑल आप छत्तीसगढ़ को कहां देख रहे हैं आने वाले 5 सालों में? देखिए, जब मैं इस बात को कहता हूं कि विकास की दौड़, विकास की रफ्तार में छत्तीसगढ़ आने वाले समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, तो उसके पीछे मेरे पास लॉजिक भी है। मैंने हमेशा इस बात को कही है कि सरकारों का गठन और जनता की सुविधा, क्षेत्र का विकास, ये सारी चीजों को समाहित करके ही होती है। और इस दिशा में हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समय समय पर न सिर्फ छत्तीसगढ़ में वरन देश के सभी क्षेत्रों में जिस जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने विकास को अपना आधार माना है। फिर कहूंगा तो ऐसा लगेगा कि राजनीति हो रही है, लेकिन स्पष्ट तौर से कहूंगा कि रायपुर जैसा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से बिना जद्दोजहद के, ये पहला देश में ऐसा राज्य है जो बिना जद्दोजहद के अटल जी ने अपने वादे को पूरा किया और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। पीछे यही मंशा थी कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज संसाधन से लेकर युक्त और वन संपदाओं से युक्त है ये, इसका जितना उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से होगा, वो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें की योजनाओं को देख लीजिए, उस समय में काम हुए। जैसे रायपुर की बात आपने कहा, एक शब्द आपके पास आया था, रायपुर, नया रायपुर का डेवलपमेंट उन 15 शहरों में जितना हुआ है वो अभूतपूर्व है। उसके, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उसमें से 1 इंच भी काम आगे बढ़ा होगा। उसी प्रकार से मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं मैं, और जब बस्तर पर फोकस होकर बात होती तो बस्तर के समय भी, बस्तर के लिए भी मैं बोल सकता हूं कि बहुत सारे लोग जो 15-20 साल पहले, 25 साल पहले बस्तर या छत्तीसगढ़ आए होंगे और बस्तर जैसे क्षेत्र में उनका आना हुआ होगा, तो बस्तर में जगदलपुर में उतरने के बाद वो ये भूल जाते हैं कि हम कहां उतरे। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजन वाली सरकार है। जहां तक संगठन की बात है, संगठन समय समय पर, संगठन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा काम पूर्ण रूप से संगठन का विस्तार, संगठन के कार्यक्रम जो हमारे वर्ष भर चलते हैं, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अपने निर्धारित कार्यक्रमों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच जाती है। स्वाभाविक है, सरकार बनने के बाद हमारी भी ये भूमिका है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो कार्यक्रम है, जिस हितग्राहियों के लिए, जिन लाभार्थियों के लिए, जिनके लिए वो योजना बनी हुई है, उन योजनाओं का लाभ 100% उन तक पहुंचे, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ संवाहक के रूप में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता काम करें। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आदित्य, मैं चाहूंगा अगर 1-2 प्रश्न आप करना चाहें या ऑडियंस में से अगर कोई 1-2 सवाल करना चाहें, वक्त हम ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन डिग्निफाइड सवाल हों और उनमें राजनीति का तत्व ना हो। अगर बस्तर से जुड़ी कोई बात आपके जहन में आती है तो सवाल आप कर सकते हैं गरिमा के साथ। जी, मैं सांसद महोदय से सवाल करना चाहता हूं। अभी उन्होंने बहुत एक अच्छा जानकारी दी है रेल लाइन को लेकर। बस्तर का विकास जो है रेल लाइन के बिना संभव नहीं है, ये आप भी जानते हैं। और अभी दिल्ली से रावघाट तक
काम हो चुका है। आपको आश्चर्य होगा, मैं भाजपा या किसी पार्टी का आलोचना नहीं कर रहा हूं। हमारे जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, अभी उनका 2 दिन पहले बयान आया था। उन्होंने कहा था कि उड़ीसा में पिछले 10 वर्षों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा नई रेल लाइन बन चुकी है और भी अभी बहुत सारी परियोजनाओं पर, रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मेरा सांसद महोदय से आग्रह है कि वो रेल मंत्री को थोड़ा बस्तर का भी याद दिलाएं, ताकि बस्तर में जो है यात्री रेल सुविधा का विस्तार हो सके और रेल लाइन का भी निर्माण। धन्यवाद। वो उनकी उस भावना को हमने पहले भी महसूस किया है, रेल लाइन वाली। अब ये मित्र ने जो प्रश्न किया है तो वैष्णव जी तक पहुंचाइए बस्तर की भावना को। जी देखिए, मुझे पहली बार संसद में जाने का सौभाग्य मिला जहां हमारा शपथ ग्रहण था, और मैं प्रयास भी किया। पहली बार अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री से मेरा मुलाकात भी हुआ और उन्होंने बकायदा मेरे साथ 10 मिनट का समय भी दिया और पूरे मैप लेकर, और उन्होंने स्पष्ट बारीकी से समझाया, क्योंकि रावघाट से लेकर जगदलपुर का रेल लाइन का जो जिन कंपनी को उनको दिया गया था, जिनको काम करना था, वो अपना असमर्थता व्यक्त करते हुए वो काम छोड़ दिया। उसके लिए दक्षिण पूर्व बिलासपुर रेलवे जोन के द्वारा फिर से नया डीपीआर के लिए आया था, और अब रेलवे अपने से लेके रेलवे अब बनाएगा। और उनका भी कहना था कि मैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा से हमारा लगा हुआ क्षेत्र है, कहीं ना कहीं अगर इस रेल लाइन बनेगा तो हमारा उड़ीसा को फायदा होगा। इसके लिए मैं बहुत चिंतित हूं, और इसके लिए उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हम जल्द इसका निराकरण करेंगे और इस काम को जितना जल्दी से हो सके इसका प्रारंभ होगा। मुझे भी पूरा भरोसा है कि मेरे को जैसे उनके साथ चर्चा हुआ, और आने वाला समय में जल्द ही उस रेलवे लाइन का जो है, जो भी दिक्कतें था, लगभग उसका समाधान हो चुका है, उसका प्रारंभ भी होगा और आने वाला कुछ सालों के बाद हमको उसका लाभ मिलेगा। और अभी दोबारा 22 से हमारा सत्र है, फिर से मैं एक बार जरूर याद दिलाऊंगा, और उसको मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे गारंटी वो पूरा होगा। लेकिन ये याद दिलाने का, आप कुछ कह रहे थे सर? ये याद दिलाने का काम कश्यप जी का या किरण जी का भी नहीं है, आपका भी है, यानी बस्तर की जनता का भी है। आपकी आवाज गूंज रही है क्या प्रधानमंत्री तक और रेल मंत्री तक पहुंच रही है क्या? कई बार हम सोचते हैं कि राजनेता रूपी रिमोट हमारे पास है, हम उसको ऐसे दबाएंगे और चैनल शुरू हो जाएगा। नहीं सर, नहीं। पहले आंदोलन तय करते थे। मुझे याद है सर, अब मेरे एक सीनियर थे जर्नलिज्म में, रायपुर के थे, उन्होंने कहा अर्ली 70s में रायपुर के एक लीडिंग टेलर मास्टर ने रातों रात टेलरिंग का दाम बढ़ा दिया। सूट इतने का, पैंट इतने का, शर्ट इतने का। रायपुर रविशंकर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सड़क पे आ गया, अगले दिन रेट फिर पुराना हो गया। दिस इज द पावर ऑफ जन आंदोलन, है ना? उसको भी मत भूलिए सर, उसको भी मत भूलिए सर। मेरा निवेदन, अभी सांसद महोदय तो युवा है, किरण भैया से भी है सर, आपको ये भी युवा है सर। जी। मैं ही बूढ़ा हूं यहाँ मंच पर। जी सर, आपकी जानकारी के लिए हम एक बात देना चाहते हैं। जैसा आईजी साहब ने बताया सर कि 1500 जवानों ने शहादत दी और 100 जगह पे है, और 1700 नागरिकों ने। उसमें हमने सर आज अगर चांदा मेटा तक अगर कैंप इनका बना है, तो हमारे साथियों ने भी निस्वार्थ अपने प्राणों की आहुति दी है सर, सिविलियन ने, तब जाके वहां बना है। एक बात बहुत गंभीरता से हम कहना चाहेंगे सर, जैसा सांसद महोदय ने बताया कि रावघाट तक रेल बन गई, ये भारत सरकार की बहुत चालाकी और बस्तर वासियों का सरलपन, इसको थोड़ा सा इस लाइन को समझने की आवश्यकता है सर। रावघाट तक रेल लाइन इसलिए बन गई सर कि 2025 में लोहा खत्म हो रहा है। कहां का? भिलाई का। वो तेजी से काम कर रहे हैं सर। विशाखापट्टनम से बैलाडीला तक दोहरी रेल लाइन देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, बहुत बाद, 3 साल पहले रेल विभाग ने चालू किया सर, क्योंकि वहां से उनको माल परिवहन करना है, तो दोहरी लाइन कंप्लीट की पोजीशन में। बस्तर की जनता को रेल चाहिए था सर जगदलपुर तक, राजधानी से पहुंचने के लिए, पर वो रावघाट तक रुक गया। और रावघाट को यदि हम क्रेडिट देते हैं तो उसके पीछे इस पीड़ा को समझना होगा जनता का, क्योंकि जनता यहां ठगा जाता है सर।
हमारे जवानों की जो शौर्य गाथाएं हैं उसके साथ जनताओं की भी शौर्य गाथाएं। जी। एक मिनट सर, एक मिनट। यहाँ है सर, कश्मीर में कभी आतंकवादियों के खिलाफ आंदोलन खड़े नहीं हुए, सरकार के साथ यहाँ की जनता खड़ी हुई है सर। बावजूद जो डेवलपमेंट बस्तर को आना था सर, कश्मीर का रेल लाइन पूरे एशिया का सबसे ऊंचा रेल लाइन बन रहा है सर, वो कंप्लीट की पोजीशन में है। और हमारे यहाँ सर सिर्फ जहां से खनन और परिवहन करना है वहीं तक। जी जी जी। क्रिकेट में सर अक्सर कहा जाता है, जब सुशील दोषी कमेंट्री करते थे तो वो ये कहते थे, जब अपील होती थी, आजकल के कमेंटेटर्स तो नहीं कहते, लेकिन वो कहते थे इस अपील में जोश ज्यादा उम्मीद कम। आप साउंड कर रहे थे जिस तरह से, माफ कीजिएगा, उसमें निराशा का तत्व अधिक था। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। हाँ, चीजें घट रही हैं सर, आगे बढ़ रही हैं, हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है और बस्तर भी आगे बढ़ेगा। किरण जी इस पर, हाँ जी। वास्तव में अपने अपने तरीके से दृश्य स्थापित करने का मामला रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोहा आयरन ओर्स जा रहा है तो पैसेंजर्स ट्रेन भी बढ़े हैं, संख्या कम हो सकती है। मार्गों का दोहरीकरण भी हुआ है, तो ये मानना कि अपना पैसेंजर के लिए नहीं, सिर्फ आयरन और ढुलाई के लिए है। काम होता हुआ तो दिख रहा है, ऐसा नहीं है। रावघाट तक भी आया है तो भी बड़ी मेहनत से आया हुआ है। रेलवे लाइन और सड़क बनाने में काफी अंतर है। निश्चित रूप से अभी तक जब हम इस बात को कहते हैं कि वहां तक अगर आई है ट्रेन, तो वहां पहुंचाने का श्रेय जिन्होंने वहां तक लाया उनको मिलना भी चाहिए। ये राजनीतिक उसमें उलझनों में न जाकर, मैं भी गया हूं रावघाट का, जहां से रुका हुआ है केएफटी के बाद से, और जैसा सांसद जी ने बताया है, इसमें हम लोगों की भी चर्चा हुई है। इस विषय पर मैं आपको बिल्कुल एश्योरेंस दे सकता हूं। विलंब कई कारण हो सकते हैं उसके, उस पर नहीं जाना चाहूंगा, बहुत डिटेल हो जाएगा। लेकिन जगदलपुर तक पैसेंजर्स को लेकर जो बात है, निश्चित रूप से वो संपूर्ण होगी। समय का भर फेर है, थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि रेल मंत्री जी से जो चर्चा और बात समय समय पर हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बड़ी गंभीरता से रखा हुआ है। और जो दुर्गम परिस्थितियां बीच की 20 या 22 किलोमीटर की होगी, वो उन बाधाओं को दूर करने के बाद फिर वहां से तो फिर जगदलपुर आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं। बिल्कुल सही बात है सर। और बस्तर की ब्रांडिंग, हाँ जी, वाजपेयी जी, जी माइक्रोफोन दीजिए वाजपेयी जी को। हमारे बीच में श्रीनिवास राव मद्दी जी भी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आए, एक चेयर की व्यवस्था करें। मिश्रा जी, हाँ आइए, मद्दी साहब प्लीज आइए, आइए सर। नहीं तो आइए ना, श्रोता तो यहां भी रहेंगे आप, वो बीच में कुछ सवालों के उत्तर भी हो जाएंगे, तो उसमें ये आपकी विनम्रता है, अच्छा लगा मुझे सुनकर। प्लीज। दो प्रोमिनेंट फिगर हमारे मंच पर 3 सर, मुझे माइनस करिए सर, हम लोग तो नाकाबिल लोग हैं जी। जी तो मैं बड़े सम्मान और विनम्रता से दो बातें इनके ध्यान में लाना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि जैसे हमारे सांसद महोदय ने भी कहा कि एनएमडीसी में बस्तर वासियों की उपेक्षा की जा रही है, तो ये उपेक्षा जो हो रही है वो सभी समझते हैं हम। एक बार एनएमडीसी का मुख्यालय तो लाकर देखिए, फिर देखिए कि ये उपेक्षा की जाति कहाँ है। 60 साल हो गए एनएमडीसी को यहाँ काम करते हुए। ये छत्तीसगढ़ के बौनेपन को प्रदर्शित करता है कि एनएमडीसी का मुख्यालय तक हम यहाँ पर नहीं ला पाए, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि बस्तर की जीवन दायिनी है इंद्रावती नदी, उसको मरने मत दीजिए। कम से कम जो जोड़ा नाला वाली बात आती है, तो बारिश के दिनों में जब इंद्रावती का पानी आता है तो अपने साथ रेत भी बहा कर लाता है, और बस्तर की ओर जो इंद्रावती आ रही है उसमें रेत का ढेर लग गया है। उस रेत के ढेर को आसानी से हटाया जा सकता है। क्यों?
सीधे सीधे सरकार कलेक्टर को ये निर्देश दे दे कि रेत का जो परिवहन होगा वो और कहीं से नहीं होगा, इंद्रावती के उसी में होगा, तो ये पैसा भी आपका नहीं लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। अब मैं कितना सही बोल रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात है मेरी। नहीं, आप क्यों सही नहीं बोल रहे हैं सर? मतलब सारी बात भी कह दिया आपने और फिर ये भी कह दिया कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। जी बताइए आप। किरण जी, मुझे मैं नहीं जानता, इसके पहले मुझे क्षमा कीजिएगा कि बस्तर से बीजेपी को इसके पहले क्या कोई प्रदेश अध्यक्ष मिला है? बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विक्रम उसेंडी जी, कांकेर से अंतागढ़ के आप दूसरे हैं विधायक रहे जो हैं, बस्तर से। जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है वाजपेयी जी की दूसरा ये मौका है, और एक ऐसे सांसद भी हैं और एक ऐसे हमारे श्रीनिवास राव जी हैं जो बहुत समझते हैं, एनएमडीसी को भी समझते हैं और व्यवसाय की चीजों को भी समझते हैं। तो एक समन्वित कोशिश होनी चाहिए, और एक मुझे लगता है कि आवाज अब प्रदेश अध्यक्ष आपके बस्तर से है, आवाज बुलंद है। जी देखिए, इन विषयों पर, दोनों विषयों पर समय समय पर बहुत चर्चा हुई भी है, और मैं भी बिना लाग लपेट के ही बात करता हूं। थोड़ा सा डिफरेंस था, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ अलग अलग, वो जो कंबाइंड जो एफर्ट होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं कि इस और प्रयास नहीं किया गया, इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। समय समय पर सभी की जवाबदारियां हैं इस ओर ध्यान देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि इंद्रावती हमारे बस्तर के लिए जीवनदायिनी है। हमारे आदरणीय वरिष्ठ भैया राजेंद्र वाजपेयी जी ने जो बात करी, अब क्योंकि उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी है, निश्चित रूप से इस बात पर और गंभीरता के साथ पहल करने के लिए हमारी ओर से भी, और सरकार भी गंभीरता से इस दिशा में सोचेगी। मैं और भी विषयों को लेकर जो आपने रखा है, निश्चित रूप से जो जनता के बीच से जो विषय उठ के आते हैं वो सरकार के संज्ञान में लाकर और उस पर बातचीत प्रारंभ करने की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। अभी तो शैशवावस्था, मुश्किल से लंबा समय निकल गया लोकसभा के चुनाव प्रचार में। मुझे नहीं लगता कि इतना 7 चरणों का इतना लंबा आचार संहिता का मामला हो। धीरे धीरे इस विषय पर भी निश्चित रूप से चर्चा होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और वाजपेयी जी करीब 40-50 साल पहले मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई देखने जो आम जनता जाती थी वो स्लिप देती थी विधायकों को कि इस विषय पर बोलिए। आज शायद माफ कीजिएगा, कई बार ये आरोप लगते हैं कि खदान, ट्रांसफर और दुकान के लिए लोग अब ज्यादा जाते हैं, विचार और सुझाव लेकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए नहीं जाते हैं। मद्दी साहब हमारे बीच में हैं, एक सवाल उनसे जरूर बनता है। सर, आप व्यवसाय के समन्वय को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और बस्तर, मैं मध्य प्रदेश का एक उदाहरण दूं आपको, एक बड़े लीडिंग डॉक्टर नागपुर के, वो आए छिंदवाड़ा के पास और एक बड़ा अच्छा रिसोर्ट उन्होंने लोकल ट्राइबल्स की मदद से स्थापित किया, जहां स्पा भी है, लेकिन वो झरने वाला स्पा है, तमाम चीजें हैं, और उन्हें बहुत सपोर्ट और समर्थन सरकार ने दिया और जिला प्रशासन ने दिया। बस्तर में ऐसी बहुत संभावनाएं हैं कि जहां देश के नामचीन उद्योग समूहों को, होटल इंडस्ट्री से, रिसोर्ट से, बस्तर के पास जो कुछ है वो तो मुझे लगता है दुनिया में नहीं है किसी के पास। जी सर्वप्रथम आपका धन्यवाद, आपने मुझे यह मंच पे बुलाया। मैं भी संगठन का आदमी हूं, लेकिन आपने मुझे व्यापारिक क्षेत्र के बारे में पूछ लिया है। बस्तर में जो नैसर्गिक सुंदरता है और प्रकृति ने जो इनको दिया है, बस्तर को दिया है, ये अद्भुत है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो टूरिज्म की जो अपार संभावना है उसमें बस्तर अव्वल है। ठीक है, कुछ सेटबैक रहे हैं, और आपने एक विषय महेश जी से पूछा था कि जो दुष्प्रचार होता है हमारे किसी भी सुदूर क्षेत्र में घटना हो तो पहले जगदलपुर के नाम से ही खबर छपती थी, जब पूरा एक संयुक्त जिला होता था, तो जगदलपुर या बस्तर ऐसा सब होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बस्तर ने करवट बदली है। अब यहाँ लोग सोच रहे हैं, पहले सोच भी नहीं पाते थे कि बस्तर में हम एक टूरिज्म के रूप में डेवलपमेंट करें या कुछ सुविधाएं दें। शासन ने भी,
प्रशासन ने भी और यहाँ के उद्यमियों ने भी बहुत सारी चीज़ें को कंसोलिडेट करके होटल के रूप में या होम स्टे के रूप में ये प्रशासन कोशिश कर रहा है, शासन कोशिश कर रहा है। बस्तर की संस्कृति को लोगों को परिचय कराए, रिसोर्ट्स खुल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि दो चीज़ों के कारण एक टूरिज्म बढ़ता है, एक कनेक्टिविटी और एकोमोडेशन। लोगों को लगता है कि आने जाने की सुविधाएं क्या है और उसके बाद रहने की सुविधा क्या है। आज मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं, पिछले 10 वर्षों में, क्योंकि मेरा परिवार होटल इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, बस्तर में बमुश्किल 100-150 रूम हुआ करते थे। आज तकरीबन 800 रूम का एकोमोडेशन बस्तर में, जगदलपुर में है। उसके अलावा होम स्टेज बहुत अलग है। और उड़ान योजना के अंतर्गत हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बस्तर को एयर कनेक्टिविटी से शुरू किया था। शुरुआत तो थी वो हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर। अब हम दिल्ली, बिलासपुर, जबलपुर, हैदराबाद, रायपुर ऐसे 4-5 शहरों से बहुत कनेक्टेड हैं। और हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि बहुत जल्द ही भुवनेश्वर भी हमारा संपर्क होगा। और उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर हम पूरा कोशिश भी कर रहे हैं। सरकार जो अभी बनी हुई है लगातार कोशिश करे। रेल का विषय मैं कहना चाहता हूं, आज ही लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विधायक होते हुए, उसके पहले भी सांसद जो थे, अभी वर्तमान और पूर्व के सांसद भी हमारे थे, लगातार रेल के विषय में बस्तर की चिंताओं से हमने अवगत कराया है। आज ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने जो उन्होंने मांग पत्र सौंपा है, उसमें प्रायोरिटी में रावघाट से जगदलपुर का भी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत जल्दी यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और हम जगदलपुर से रायपुर इस लाइन से ट्रेन से जा सकेंगे। आपने कहा कि संगठन से आप जुड़े हैं और व्यापार से जुड़ा सवाल मैंने किया, तो मैंने बीजेपी में इसकी धारा बड़ी मजबूत देखी है। लखीराम अग्रवाल जी हों या राजमाता विजय राजे सिंधिया जी हों, जिन्होंने भामाशाह की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण समय में 1980 के पहले जब जनसंघ था, तो ये भूमिका हमेशा बीजेपी के लिए आप जैसे व्यक्तित्व तो हमेशा रहे हैं। और यही इस पार्टी की ताकत रही है कि 80 के दशक में 2 सांसदों की पार्टी, इसने देश के न सिर्फ एक बड़े भूभाग पर अपनी पार्टी के शासन को स्थापित किया है, बल्कि आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर। 1-2 सवालों के साथ मैं समाप्त करूंगा। आधी आबादी की तरफ से कोई सवाल नहीं आया। महिलाएं, आप ये स्थापित कीजिए कि घर में ही आप नहीं बोलती हैं, बाहर भी आपकी आवाज उतनी मुखर होती है। जी हाँ, लीजिए माइक्रोफोन लीजिए। जी नमस्कार सबको। हम लोग रेल के बारे में ही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। आज बच्चे जो पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, जिनको बस या प्लेन से जाना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। बच्चों को अगर रेल सुविधाएं मिलेंगी तो बच्चे जल्दी जा पाए। तो हम लोग जल्दी चाहते हैं, सिर्फ हमको आश्वासन ना मिले, इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। हम चाहते हैं आज 5-6 साल में आप लोग पूरा करके हम लोग को दिखाएं। सर, आप भी प्रयास करिए। बंसल न्यूज भी कोशिश करता है कि अश्विनी वैष्णव जी को जब बस्तर लेकर आते हैं एक बार, और एक बार ओपन सेशन भी रखते हैं, लोगों से बातचीत भी हो और आप भी अपनी बात कहें। सर, जब जब सवाल करते हैं हम लोग, तब तक हमको आश्वासन ही मिलता है, आगे का कुछ प्रोसीजर होता ही नहीं है। आप देखिए, एक चीज तो समझनी पड़ेगी, वो बशीर बद्र साहब ने कहा है ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, तमाम प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं होता। यहाँ भी चुनौतियां हैं, लेकिन वो दूर होंगी, उम्मीद रखिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आपने बड़ी शालीनता से प्रश्न किया। जी हाँ, बोलिए मती साहब। मैं एक विषय कहना चाहता हूं हमारी प्रतिबद्धता के बारे में। केंद्र में हमारी सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो सब युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। यहाँ हमारी सरकार थी, हम लोगों ने लोकल मुद्दे को लेकर युवा मोर्चा के इनके अध्यक्षता में, नेतृत्व में हम लोग पटरी में बैठे थे हमारी सरकार के अगेंस्ट में, और लगातार आंदोलन किए थे। उसके बाद सभी साक्षी हैं, हमारे सांसद दिनेश कश्यप जी, किरण देव जी, हम लोग सब मिलकर 9 दिन पटरी में बैठे थे। हम लोग 9 दिन लगातार
बताइए, इस पे तो ताली होनी चाहिए साहब। हाँ? 2003 में बलिराम जी थे, 9 दिन हम लोग यहाँ बैठे थे। उसी का परिणाम स्वरूप था कि समलेश्वरी यहाँ आया। अभी जो हमारे भैया ने किया था, सामंत भैया ने, ये भी हमारे डेलीगेशन में दिल्ली गए थे। हमने उस समय एकमात्र हमारे लखमा जी विपक्ष के विधायक थे, वो भी हमने उनको भी लेके गए थे, और चेंबर से भी गए थे। सभी एक सामूहिक प्रयास से हम लोगों ने यहाँ से दुर्ग के लिए एक ट्रेन भी शुरू कराई थी, लेकिन वाइबिलिटी नहीं होने के कारण वो ट्रेनें बंद हो गई। आज मुझे निश्चित रूप से बस्तर बहुत ज्यादा डिजर्व करता है और बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन मैंने वो समय भी देखा है जब गुड्स में एक छोटे सा एक डिब्बा लगता था जनरल का, जो सिर्फ विशाखापट्टनम पहुंचता था। 24 से 48 कितने घंटे लगते थे मुझे पता नहीं। उसके बाद हम आज कलकत्ता जा सकते हैं, राउरकेला जा सकते हैं, हम भुवनेश्वर जा सकते हैं। विशाखापट्टनम की 2 ट्रेनें हुई है। मैं ये नहीं कहता कि पर्याप्त है, ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी, खासकर हम विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, बस्तर के हितों के लिए, विशेषकर रेल लेने के लिए किसी भी स्तर पर आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहते हैं और संपर्क करके यहाँ की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी तत्पर रहते हैं। ठीक बात है सर। वायबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन मैं राजनेता हमारे बीच में बहुत प्रभावशाली हैं, तीनों से मैं आग्रह करूंगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ अपनी गतिविधियां संचालित करती हैं, वो अपने CSR फंड से ही रेलवे के घाटे को पूरा करें। भले ही यहाँ से 10 लड़के और 10 लड़कियां जाएं दिल्ली, लेकिन ट्रेन सोना चाहिए। उनके घाटे की प्रतिपूर्ति NMDC करे, तमाम और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज करें, क्योंकि वायबिलिटी फैक्टर रातों रात क्रिएट नहीं होगा सर। और उसके लिए रेलवे तो वही देखेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, या इंडिगो यही देखेगा कि कितनी फ्लाइट भरी जा रही हैं बस्तर से, कितनी खाली जा रही हैं। तो आखिर ये सवाल तो फिर अधर में लटका है कि व्यापारी तो तभी आएगा जब उसको प्रॉफिट होगा। तो कैसे हल करें, इस पर भी सोचना होगा आपको भी, इधर बैठे लोगों को भी। किरण जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बात बराबर है, दोनों साइड से होती है। वो रेलवे को लेकर, रेलवे लाइन को लेकर, विशेषकर ये कनेक्टिविटी जो राजहरा से यहां तक का है, जितना सभी को उतनी ही चिंता है, सभी को उतनी ही जल्दी है। लेकिन अब जितना आसान लगता है देखने में और कहने में, उतना आसान नहीं रहता। कई चीजें निरूपित करनी पड़ती है, समय समय पे कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। उन सबको, उन बाधाओं को दूर करते हुए भी मुझे प्रसन्नता होती है कि 2 पैसेंजर्स चल रहे हैं, 2 पैसेंजर चल रहे हैं। और अयोध्या के लिए जो आस्था की एक ट्रेन बनी थी, वो भी भानु प्रतापपुर से ही बनी थी, उसमें लोग जाके जा रहे हैं, डेली ये सर्विसेज वहां पे। इसको जो यहां तक लाए हैं वो आगे बढ़ा के भी लाएंगे, मैं इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त हूं और विश्वस्त हूं। ये आश्वासन की बात बहन जी कर रही थी अभी, आप आश्वस्त मत रहिए, आप विश्वस्त रहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि इंदौर और भोपाल के अंतर को, मेरा जन्म भोपाल में हुआ, लेकिन मैंने भोपाल में वो चीज नहीं देखी जो इंदौर में देखी। मैं एक अखबार में काम करता था इंदौर में, तो मेरे कुछ मेहमान आ गए और हम जहां उनको ले गए थे खिलाने के लिए, तो मेरी हालत खराब थी क्योंकि वो मीनू देख देख के ऑर्डर किए जा रहे थे। मैंने कहा, गुरु आज तो इज्जत का फलीदा हो गया। तो मैं धीरे से रिसेप्शन पे इंदौर में गया, उस रेस्टोरेंट में। देखिए, सोच देखिए, मैंने कहा, भाई साहब मैं यहीं सामने फ्री प्रेस है, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और ये सब बहुत ऑर्डर हो गया। तो उसने कहा, क्या बेइज्जती कर दिया यार आपने, यार शरद जी, यार क्या नाम, शरद जी नाम है आपका? बोला, यार आप खाओ ना यार, उधर खिलाओ ना मेहमानों को यार, क्या आपने हमारी बेइज्जती कर दी, ये इंदौर है भैया। और मैं तो सोच रहा था मुझे घड़ी निकाल के देना पड़ेगी या आई कार्ड सबमिट करना पड़ेगा कि भैया यहाँ आके पैसे ले लेना, लेकिन ये इंदौर है। तो बस्तर को भी ऐसा ही होना चाहिए, भोपाल को भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो बस्तर आए बोले क्या आवभगत है भैया। जैसे राजस्थान हम जाते हैं तो हर आदमी कहता है हुकुम, खन्ना गमी, तमाम आके आपके सामने, अरे हुजूर क्या। मैं राजस्थान में देखता हूं, पैसा हमने कर दिया तो वो देखता नहीं है, और ना उन्होंने स्पीकर लगा रखे। मैंने कहा, भाई साहब हो गया आपका पेमेंट? तो कहता है, आपने कह दिया तो हो गया हुकुम। अब ये आपके दिल जीतने के तरीके हैं। बस्तर सरल है, लेकिन सरलता के साथ अब समझे व्यवसाय की चुनौतियों को भी। थोड़ा सा, मैं चालाक नहीं बोलूंगा, चतुर हो जाए बस्तर, और
चतुर होना बहुत जरूरी है। एक सवाल लेके मुझे लगता है आदित्य हम कंप्लीट करेंगे इस बातचीत को। सर बहुत समय दिया और बड़ी विनम्रता से, और मैं बस्तर की इस लीडरशिप से बड़ी उम्मीदें रखता हूं जी। आप सभी को नमस्कार। मैं बस्तर के स्वास्थ्य सुविधा के बारे में आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी भाई किरण देव जी भी हमारे प्रदेश के शीर्ष में हैं, भाई महेश कश्यप जी भी हैं, सांसद पहुंच चुके हैं, दोनों बहुत ही जुझारू हैं। तो बस्तर की स्वास्थ्य सुविधा है जो पिछले 5 साल में बिल्डिंग बनी हुई पड़ी है, यहाँ के बहुत से लोग जिनको विशाखापट्टनम में रायपुर वासित होना पड़ता है, अब अपनी सरकार भी आ गई है, सब कुछ आ गया है। मेरा निवेदन है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करके करवाएं, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे नक्सलाइट के भय या कुछ भी भय के कारण डॉक्टर नहीं आते हैं बाहर से, तो इसका कुछ रास्ता निकालते हुए उस अस्पताल को शीघ्र से शुरू करें, क्योंकि बस्तर वासियों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रश्न या सुझाव? देखिए, मैं फिर से कहूंगा, तो पॉलिटिकल पर्सन से इसलिए बार बार ये लगता है कि पॉलिटिकल बातें करता है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ पृथक हुआ उसके बाद एक मेडिकल कॉलेज था उस समय, आज 10 मेडिकल कॉलेज एक्स्ट्रा करके और स्वास्थ्य के दिशा में आगे बढ़ने का काम सरकार ने किया है उस समय 15 वर्षों में। अभी भी इस पर निश्चित रूप से गंभीरता से और विचार किया जाएगा। मैंने आज भी बहुत सारी बातें की हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मेरी समय समय पे बात हो रही है लगातार इस दिशा में, और आपकी चिंता जो है वो हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। इसको मैं किसी प्रकार से वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ ना शासन को ना पार्टी को अपने, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा मैं कि न सिर्फ बस्तर में बल्कि छत्तीसगढ़, क्योंकि सरगुजा और बस्तर दोनों लगभग एक सी स्थिति में है, उस और बहुत जल्दी बहुत अच्छी सुविधाओं को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत गंभीरता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी और स्वास्थ्य मंत्री जी भी, मेरी आज भी बात हुई है, मेरी कल भी बात हुई थी। जब वो बीजापुर पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने मुझको फोन किया था कि अध्यक्ष जी आप जगदलपुर में हैं, चलेंगे क्या? लेकिन हम लोग उस समय दंतेवाड़ा में थे, वो वहां पहुंचे और उसमें सभी तरीके से जो चिंताएं व्यक्त भी की। और फिर ये प्रश्न आएगा कि सिर्फ चिंता व्यक्त करने से कुछ नहीं होता, इस पर आगे भी बढ़ना चाहिए करके। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत जल्दी इस पर मुझे पूरा विश्वास है। स्वास्थ्य को लेकर ये घर घर की चिंता, हर व्यक्ति की चिंता है, हर कोई आदमी चाहता है कि कम से कम हम जो बुनियादी आवश्यकताओं की बात करते हैं तो रह जाते हैं पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य में, तो इसको लेकर बहुत गंभीरता से आगे बढ़े, क्योंकि 15 वर्ष के पूर्ववर्ती में सरकार में इसको करके दिखाया है। मुझे भी पूरा विश्वास है, और जो बातें चल रही हैं, जो इस पर बैठकें हो रही हैं, जो इस पर निर्णायक दौर पे गुजर रहे हैं, न सिर्फ बस्तर में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर व्यापक रूप से विस्तार की योजना है। बिल्कुल सही सर। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बना था, बस्तर भी एक दिन में नहीं बना है, टाइम लगेगा। सर, सभी विषयों पर यहाँ चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा और लगभग सभी विषय टच किए गए। आपने बस्तर यूनिवर्सिटी दी, शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज दी, बहुत कुछ दिया। यहाँ प्लेन से जोड़ दिया बस्तर को, ट्रेन के लिए सबने चर्चा की। रोजगार के लिए जो युवा हैं उनके लिए आपका क्या प्रोजेक्ट है भविष्य में, और क्या यहाँ नए उद्योग लगेंगे? उसके लिए काफी बेरोजगारी है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में संविदा प्रथा, एक सरकार तो चली गई, संविदा को रेगुलर करते करते 5 साल में नहीं कर पाई। अभी वो संविदा कर्मचारी आज भी जिंदा है, उनके लिए भी कोई प्लान है क्या सरकार का? तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो अच्छा होगा। सभी दिशा में चिंता की आवश्यकता है, जैसा आपने बताया, युवाओं को लेकर भी, और शिक्षा के क्षेत्र में पहले ही ये चिंता हो चुकी है कि करीब 30,000 पदों को भरने की बात जो हो रही थी। देखिए, मैं सरकार का पक्ष को सीधे सीधे नहीं रख सकता। सामान्य रूप से एक जनप्रतिनिधि, जगदलपुर के विधायक के नाते जो भी बातें हैं, जो भी विषय हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व है, वो
आदरणीय मुख्यमंत्री जी या हम अपने उसमें कोर ग्रुप या अपने लोगों के बीच बैठ के बात करके विषय उन तक पहुंचाना, समाधान ढूंढना, समाधान की दिशा में आगे बढ़ना, इस दिशा में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि प्रश्न वाचक हो रहे हैं, वो समझ में भी आता है, तो निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए। और मैंने बार बार दूसरी बार कह रहा हूं मैं इसको, अभी बहुत जल्दी है, हम अभी काफी समय है काम करने के लिए और भी, और इस तरीके की बातें जिस भी मंच से आती हैं, और ऐसा नहीं है कि जन भावना के अनुरूप काम करने वाली विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी की ये नीति भी है कि जनता क्या सोचती है, किस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से उसके त्वरित निराकरण में जाना है, किन समस्याओं को योजना के स्वरूप में लेके आना है। ऐसे विषय आपको बहुत सेक्टर मिलेंगे, युवाओं का विषय है, कर्मचारियों का विषय है, कर्मचारी को विषय में भी आपको 10 प्रकार के आपको उसमें बातें हैं। तो एक एक विषय पर गंभीरता पूर्वक सरकार निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ की में आदरणीय विष्णुदेव साई जी चिंता कर रहे हैं, और बहुत ही साफ सुथरे ढंग से और ट्रांसपेरेंसी के साथ जन भावना के अनुरूप ये सरकार चले, इसकी शुरू से ही प्राथमिकताएं तय कर रहे हैं वो। इसलिए मुझे विश्वास है इस दिशा में भी बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आपको परिणाम मिलेगा। इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे। और मैं एक बार एक बहुत लीडिंग एजुकेशनिस्ट के साथ बैठा था, तो उन्होंने कहा उत्तर भारत की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ी चुनौती है। सुंदर राज जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने कहा दक्षिण भारत का व्यक्ति कम से कम 4 या 5 भाषाएं जानता है। अगर वो तमिल है तो कन्नड़ भी जानेगा काम चलाऊ, मलयालम भी जानेगा, लेकिन हिंदी भाषी राज्य का व्यक्ति अंग्रेजी में भी उसका हाथ तंग होता है, और मातृभाषा हिंदी के अलावा वो जानता नहीं है कुछ। उन्होंने कहा उत्तर भारत के मॉडल में एक विदेशी भाषा और भारत की एक कोई भाषा, चाहे मराठी हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, उसके लिए अनिवार्य होना चाहिए। आज अगर बस्तर का कोई भी लड़का फ्रेंच जानता होता, जर्मन जानता होता, एक बड़ा बाजार खोलता वो जर्मन के लिए। ये हमें करना पड़ेगा। हम हर चीज के लिए इधर बैठे लोगों को या शासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, ये हमारे यहाँ बहुत पहले कहा गया है। ये समय स्वयं उद्यमिता का है। मोदी जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कई लोग हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और आगे बढ़